नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम लोग फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है, जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपको चूज करने वाले होते हैं, वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स आई थिंक, प्लम्बिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। उसमें देखिए बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट आए, मैंने नहीं पढ़ाया काफ़ी दिनों तक, मैं सोचा कि वो आप लोग अपने से कर जाएंगे। थ्योरी वाले सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेरा फोकस इसलिए नहीं रहता है, कर सकता हूँ मैं थ्योरी, बल्कि ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे मैंने एप्लीकेशन पर जितनी क्लासेस ली उसमें मैंने न्यूमेरिकल आज अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट थे वो मैंने बहुत जल्दी खत्म कर दिए। तो मैं 2-3 सब्जेक्ट थ्योरी के पढ़ा दूंगा जितने देर में मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाऊंगा। फिर भी मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस क्यों लेके आया हूँ, क्यों नहीं मैंने थ्योरी वाले सब्जेक्ट पहले लाए, पहले माफी चाहूंगा जिनका नहीं लेके आया हूँ, जो लोग मुझसे कह रहे हैं सर ये प्लम्बिंग सर्विस और रिपेयर मेंटेनेंस पढ़ाइए। क्योंकि देखिए आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो पढ़ जाएंगे। किताब लेके अगर आप रीडिंग ही लगाना है उसमें, हम भी पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, रीडिंग लगवाएं किताब का? लगवा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा वो भी, समझने वाली चीजें उसमें भी हैं। बट स्ट्रक्चर एनालिसिस लिटिल बिट टफ, तो मैं पहले शुरुआत कर रहा हूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस का। और एक चीज और मैं बता दूं, जो लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा मैं 2 मिनट टाइम लूंगा आपका। जो लोग बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या डिफरेंस है डिप्लोमा की क्लास में और जेई की क्लास में, तो देखो डिफरेंस, कई लोग कहते हैं सर आपका क्लास वो आरसीसी वाला देखे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जेई का हो जा रहा है। ये मैक्सिमम क्यों हो रहा है मैं उसका रीजन आपको बता दूं, बट ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और स्ट्रक्चर एनालिसिस वाले लोग, अगर मैं आपके ऊपर ध्यान दे, मैं जानता हूं आप संख्या में बहुत कम है, मतलब ज्यादा लोगों का नहीं है, सबसे ज्यादा लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट कुछ और है, मैं वो क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि मैंने रीजन आपको बताया। अगर मैं आप पर ध्यान दे रहा हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चैनल को प्लीज थोड़ा सा और शेयर सब्सक्राइब करा दीजिए, और एप्लीकेशन कम से कम डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि मेरे से अटैच रहें आप। और स्टेन एनर्जी आज मैं शुरू करूंगा, एक सब्जेक्ट जो आपका 4th नंबर चैप्टर है, शायद बहुत अच्छा लगेगा। ये डिप्लोमा और जेई में डिफरेंस 1 मिनट के लिए समझ लीजिए आप। देखिए है तो दोनों एक ही, सपोज आपको एक, मैं आपकी आपकी भाषा में समझा रहा हूं कि आपका जो मकान है, सपोज करिए आपको एक मकान बनवाना है, ठीक है ना। डिप्लोमा क्यों मेरे से पढ़ना ज्यादा सही है आपको, मैं अपनी बात कर रहा हूं इसलिए ठीक है आपका, क्योंकि देखिए मैं 7-8 साल से जेई का एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा सपोज आपके घर में आपका मकान बना होगा, ठीक है ना। मकान बनने पर क्या हुआ होगा, ध्यान समझिएगा। कुछ लोगों के मकान ऐसे बने होंगे जो धीरे धीरे बने होंगे, 1 बाई 1, मतलब एक कमरा बन गया, फिर 2 कमरा, फिर 3 कमरा, ऐसे बनता। और मैक्सिमम आज के 20 साल पहले यही होता था। किसी के पास इतना पैसा नहीं होता था कि एक बार पैसा फेंक के पूरा स्ट्रक्चर अपना बना ले, ऐसा होता था। एक कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो इकट्ठे बनवा लेते होंगे। तो क्या इकट्ठे बनवाने वाले में और आप में डिफरेंस रहा होगा? डिफरेंस मैं बताता हूं क्या रहा होगा। पहला डिफरेंस ये कि उसका घर अच्छा लगा होगा, तो क्या हुआ, आप समय लेके धीरे धीरे बनवाए तो आपका भी अच्छा लगना चाहिए, नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए नहीं लगेगा कि आपने कभी भी कुछ भी कर दिया उस टाइम, जहां अरे यहां एक कमरा बना लो रहने के लिए, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा उस टाइम। डिप्लोमा में अगर आप किताबों को रट रट करके या किसी तरह से पास कर जा रहे हैं तो आप वही काम कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही अपने घर का नक्शा बनवा लिए होते, घर का नक्शा बनवाने में पैसा खर्च कर दीजिए कि मैं घर का अपने नक्शा बनवाऊंगा, मैं एक ही कमरा बनवाऊंगा लेकिन उसी नक्शे को फॉलो करते हुए जाऊंगा। लाइक मैप मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास मैप ऑलरेडी है, मैं जाऊंगा और कहूंगा कि ये मेरा कमरा जो बनेगा ना वो इसी नक्शे को आज 2 ही कमरे बनेंगे लेकिन उसी नक्शे पे बनेंगे। एक टाइम आएगा जब वो 2-2 कमरे करते करते आप अपना घर पूरा बनवा लेंगे, तो आपका जो, कई लोगों के मन में रिग्रेट रहता है कि मेरा घर तो पूरा बन गया है, यार अब कैसे बदलूं, कैसे फेर बदल करूं। जिंदगी में जब ये काम करते हैं तब क्यों नहीं सोचते हैं, जब ये काम अपनी जिंदगी में आप कर, घर तो फिर भी दूसरा बनवा लोगे यार, जिंदगी में जब चीजों को इधर उधर करके तुम इकट्ठा कर देते हो ना, तब प्रॉब्लम होती है और तब दिक्कत आती है। क्यों मेरे से मैं बता रहा हूं, मैं ऑफलाइन क्लासेस 7-8 साल से ले रहा हूं जेई की। जो बच्चे मेरे से डिप्लोमा करके आते हैं और जेई 1 साल रहते हैं, कोई वैकेंसी आई पता चला हो गया, तो लोगों को कहता है 1 साल में, 1 साल में नहीं निकला है वो मेरे से 3 साल से डिप्लोमा में पढ़ रहा था, तो निकलेगा नहीं वो। उसका वो प्लान पहले से ही का, मतलब वो भी डिप्लोमा में ही पढ़ रहा था। डिप्लोमा में कहीं भी आप पढ़िए, डिप्लोमा में पढ़ेंगे, लेकिन जो वो क्या कर रहा था, मैं मेरे पढ़ाने में क्या रहा था, मैं जेई के पैटर्न को प्लान करते हुए चलता हूं। तो मैं, आप धीरे धीरे एक पैटर्न को फॉलो करते करते क्या होगा, एक टाइम पर आपका वो नक्शा बना रहेगा। और लास्ट में जानते हैं हम 1 साल में उनका क्या करते हैं, वो जो एक एक कमरा अलग अलग बना था उस पर पेंट करवाते रहते हैं, बस इतना ही होता है। तो डिप्लोमा की क्लास मेरे से करते में आप प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जेई में पेंट मार देते हैं, कहानी खत्म। और जो लोग बिगाड़ के पूरा घर आते हैं
तो पहले तो उनका घर बिगाड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गलत कॉन्सेप्ट कई बार पड़ जाते हैं, कई बार कर तो जाएंगे, रहे तो वो भी रहे हैं और चलेगा उनका काम, लेकिन जो आगे जाके वो फेल हो जाएंगे उसमें। उस टाइम वो हो जाएगा, लेकिन आगे जाके वो फेल हो जाएंगे। माफी चाहूंगा 5-7 मिनट खींच दिया, ऐसा कभी करता नहीं। दूसरा वीडियो देख लो दोस्त, ऐसा नहीं करता हूं। इसलिए समझाना पड़ा कि डेली डेली क्वेरी आ रही है। क्या क्वेरी आ रही है कि सर क्या डिफरेंसेज है आपकी क्लास में? डिफरेंसेज यही है। 80% हो जाने का रीजन यही है। क्वेश्चन जो आरसीसी का क्लास लिए इतना उसको पढ़ाते चले हो ही ना जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वो अभी पेंट मारना बाकी है। बस इतना ही कहूंगा, आगे देखिएगा। खींच दिया ज्यादा, ठीक है ना, सॉरी। स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे थे। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा स्ट्रक्चर एनालिसिस में स्ट्रेन एनर्जी। किताब से अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम लोग इस पर बात करेंगे क्या है। और दूसरी चीज और कि सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू करवाइए, इसको आज एक क्लास देखिए, एक क्लास पूरा देखिए और एक 15-20 एमसीक्यू करा दूंगा। स्ट्रेन एनर्जी का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसी तरह एक क्वेश्चन फिक्स बीम पर लाग दूंगा, एक आइए, लेकिन तभी लाऊंगा जब आप इस वीडियो को पर्याप्त प्रेम बनाए रखेंगे इस पर। बस इतना समझिए कि पर्याप्त प्रेम बनाए रखिए। मेरी जिम्मेदारी एक एक क्लास में नोट्स बना रहा हूं ना, खुद से नोट्स बना रहा हूं ताकि गलती ना हो। स्ट्रक्चर एनालिसिस थ्योरी नहीं है कि कुछ भी लिखें तो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इसमें गलती हो जाएगी। ये डिप्लोमा में नहीं होता था, बीटेक का सिलेबस है, बीटेक वालों को मैंने पढ़ा रखा है उसमें, तो इसलिए लगता है कि ठीक है। आइए देखते हैं इसमें। और दूसरा हिंदी इंग्लिश वाली भी बात मैं कर लूं कि हिंदी में भी मैं क्यों नहीं लेके चलता हूं। मुझे हिंदी नहीं आती है, मेरी राष्ट्रभाषा है, बहुत अच्छे से आती है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दूंगा अगर हिंदी में लेके चलूंगा तो। कंप्लीट हिंदी में लेके चलूंगा तो आपके भविष्य खराब कर दूंगा। अगर नहीं यकीन है तो जाइए किसी अपने सीनियर से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए कि क्या जो सेलेक्ट हुए उनसे पूछिएगा कि मैं हिंदी में जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, सही है क्या? जवाब मिलेगा तो मुझे भी बताइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी बॉडी पर ध्यान समझिएगा स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। एक नाम मैंने लिया स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। स्ट्रेन मतलब आप जानते हैं होता है विकृति हिंदी में, और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। किसी भी बॉडी में विकृत यानी डिफॉर्म्ड या स्ट्रेन की वजह से जो एनर्जी होती है, कैसे स्ट्रेन की वजह से एनर्जी होती है? किसी भी बॉडी को जब आप लोड लगाते हैं, लाइक वो टेंसाइल फोर्स हो, कंप्रेशन फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स हो आपका, उसके इफेक्ट में अगर उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, अगर द बॉडी इज अंडर डिफॉर्मेशन और अंडर टेम्पोररी डिफॉर्मेशन, एक्चुअली परमानेंट डिफॉर्मेशन में एनर्जी नहीं होती है, इस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पर, आप भूल के सुनिएगा कि मेरा एग्जाम करीब है, आप इस सब छोड़ के सुनिए, बस सुनिए चुपचाप मेरी बात अभी ध्यान से। एक बॉडी पर लोड लगा और उस लोड के इफेक्ट में वो दबी है और वो छूट करके बाहर आना चाहती है लेकिन आ नहीं पा रही है, तो उसके अंदर संचित हो गई है ऊर्जा। द स्टोर्ड एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू द डिफॉर्मेशन स्टेट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर डिफॉर्म्ड कंडीशन में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, इट्स कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। बात समझ में आ रही ना? अब ये कैसे होता है कि क्या मतलब कैसे ये एनर्जी होती है, इसके लिए एनालिसिस किया गया, इसके लिए डेरिवेशन किया गया, बट वो चीज पार्ट पर फोकस नहीं करना बिकॉज इट्स आउट ऑफ योर सिलेबस एंड इट्स नॉट कॉम्पिटेटिव एट ऑल। वो कॉम्पिटेटिव भी नहीं है और आपके भी सिलेबस में नहीं है, हो सकता है डेरिवेशन हो भी बट वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो मैटर क्या है कि क्या ये डिफॉर्मेशन बॉडी में जो हो रहा है, आप ही सोचिए ना, एक बॉडी को ऐसे स्पंज किए, स्प्रिंग को लीजिए, स्प्रिंग को ऐसे दबाए रखे हैं, छोड़ेंगे तो तुरंत अपने, न छोड़िए तो ये आपके हाथ पर लगातार दबाव देता रहेगा, यानी इसके अंदर ऊर्जा है। इट कैन पुश योर हैंड एंड इफ अ बॉडी हैज कैपेबिलिटी टू एनी वर्क, इट इज द state of energy. That means energy is nothing but the capability of work. Energy is what? Energy is capability of work. अगर किसी बॉडी में काम करने की क्षमता है तो उसके अंदर ऊर्जा है। इसका मतलब जिस स्प्रिंग को आपने छोड़ दिए तब तो वो कुछ नहीं करेगा, वो सही है। छोड़ देने की स्थिति में उसमें कोई विकृति ऊर्जा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिफॉर्म इट, वो हम पर काम करेगा। इट विल पुश आवर हैंड, कर ना पाए वो अलग की चीज है, इट विल ट्राई टू पुश आवर हैंड। अगर भारी स्प्रिंग है तो अगर उसको दबा के छोड़ दिया जाए तो धक्का देगी और आप पलट जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? दैट इट्स ऑल अबाउट द स्टोर्ड एनर्जी इन द स्प्रिंग। तो ये एनर्जी जो उसके अंदर रुकी हुई है, दबी हुई है उसके अंदर, वो क्यों है और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? वो उसके विकृत हो जाने की वजह से उसके अंदर जो ऊर्जा संचित हो गई है, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी और विकृति ऊर्जा। बात समझ आ गई कि विकृति ऊर्जा क्या है या स्ट्रेन एनर्जी क्या है?
इज इट क्वाइट क्लियर और शैल वी नीड टू इलेबोरेट इट वन मोर टाइम? तो मैं ये कह रहा हूं कि विकृत होने की वजह से जो ऊर्जा संचित है उस ऊर्जा को कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी या विकृति ऊर्जा। बात समझ आई ना? आपको समझ में आ गया कि विकृति ऊर्जा क्या है? किसी भी बॉडी को विकृत हो जाने के कारण वो विकृत होने की स्थिति में जो ऊर्जा अपने अंदर लिए घूम रहा है उसको कहते हैं विकृति ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ गया हो। अब ये विकृति कितने प्रकार से हो सकती है? फॉर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्सेज और एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल टेंसाइल फोर्सेज, तो उसके स्थिति में लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? किसी भी बॉडी को दबाएं या खींचे तो उस स्थिति में उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ी सी घट सकती है, तो वो ऊर्जा जो होती है वो एक्सियल डिफॉर्मेशन के कारण उसमें स्ट्रेन एनर्जी होगी। अगर बीम को बेंड कर रहे हैं और वो बेंड है, बेंड हुई स्थिति में वो सीधा होना चाहती है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो हैविंग एन स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी के अलग अलग टाइप हो सकते हैं और सबका कंडीशन एक ही है कि मतलब किसी भी बॉडी के डिफॉर्म कंडीशन में वो जितना अनबैलेंसिंग उसके अंदर होता है, जितना अनबैलेंस होती है, वो उसकी स्ट्रेन एनर्जी हुई। ठीक है ना? इसका दो टाइप का आप लोगों में दिया गया है, सारा नहीं दिया गया, दो ही टाइप आप लोगों में दिया गया है कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग एंड स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। तो आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या है? तो पहली बात में इसका डेफिनेशन नोट्स पूरा मिल जाएगा, ये जो पढ़ा रहा हूं। अच्छा, यूट्यूब पे ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। यू ऑल एनीथिंग यू वांट टू डू फॉर मी, सिंपली शेयर द वीडियो, नथिंग एल्स। ठीक है ना? फ्री है। कई बच्चे ने बोला सर स्ट्रक्चर एनालिसिस पेड ला दीजिए, मैं पेड नहीं लाऊंगा, फ्री ही रहेगा। आई ट्राई टू कवर द होल सिलेबस, इफ नॉट आप पास हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। विकेट बचाइए। ऑब्जेक्टिव रटने से ना हो सकता है मिस कर जाए, लेकिन 3 लेक्चर इसका देखने पर पास होने की गारंटी है। ठीक है ना? आगे देखिएगा स्ट्रेन एनर्जी को। स्ट्रेन एनर्जी मैंने बोला इट इज और जिनको लग रहा है कि मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, कुछ अंग्रेजी नहीं, सब हिंदी में बोल रहा हूं डेफिनेशन, और नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। इट इज द स्टोर्ड, इट इज द एनर्जी, इट इज एनर्जी in a body in a deformed body actually, or in a deformed body it is energy in a deformed body in its deformed state। ठीक है ना? किसी बॉडी में जो डिफॉर्म्ड कंडीशन में या डिफॉर्म्ड स्टेट में उसमें जो एनर्जी होती है वो डिफॉर्म्ड उसका स्ट्रेन एनर्जी होती है। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम लोग इस पर कि कैसे कैसे ये हो सकता है, उस पर हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है ना? सबसे जरूरी चीज जो आपका इसमें देखिए, किसी भी बॉडी पर ना, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं इसमें क्या, कि स्प्रिंग हो या बाइक का सॉकर है, बाइक दबा रहता है, ऐसे बैठे रहते हैं तो आपको हल्का हल्का पुश करता रहता है ऊपर, एनर्जी अप डाउन होती रहती है। लेकिन अगर आप बाइक को उतर जाए तो सीट अपने आप ऊपर उठ जाती है। सॉकर क्या है? एनर्जी एब्जॉर्बर ही तो है। तो यहाँ पे स्प्रिंग लिख सकते हैं हम लोग, बाइक के सॉकर्स लिख सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। अब एक चीज जान लीजिएगा, किसी भी बॉडी पर जब लोड लगता है ना, मैं कुछ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में रहेंगे, इस लेक्चर में आपको सुन लिया तो आप ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा अपने आप, यहाँ पर एमसीक्यू टाइप का। तो इसमें देखिए एक चीज ध्यान समझिएगा कि देखिए कंडीशन ऑफ लोडिंग जो होती है ना, कंडीशन ऑफ लोडिंग उसको समझना जरूरी है। लोडिंग देखिए, किसी भी बॉडी की अपनी एक, जब सोम मैंने पढ़ाया था तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में मैंने रेजिलियंस और टफनेस के बारे में बताया था। किसी भी बॉडी के अंदर ना एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है। आप उससे ज्यादा एनर्जी अगर उस बॉडी को दे दिए तो वो सीधे ब्रेक कर जाएगा। मतलब स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का यूज कई जगह पर किया जाता है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रक्चर के एनालिसिस में कई सारे तरीके हैं एनालाइज करने के स्ट्रक्चर को। ठीक है? तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि कंडीशन ऑफ लोडिंग में देखिए 3 तरह के लोड हो सकते हैं। पहले इन लोड को समझिए। एक लोड होता है आपका ग्रेजुअल लोड, इसका टाइप्स ऑफ लोड मैंने पहले भी बताया, लेकिन उतना डिटेल में मैं क्योंकि सोम में टॉपिक बताया हूं टाइप्स ऑफ लोड। इसमें खाली हल्का हल्का मैं हिंट दे रहा हूं कि एक तरह का ग्रेजुअल लोड होता है, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी अगर हम बात करें तब की बात करें, ग्रेजुअल होता है। फिर एक होता है इम्पैक्ट और फिर होता है आपका सडन लोड। ये 3 टाइप के लोड होते हैं, ग्रेजुअल होता है, इम्पैक्ट होता है और सडन होता है। एक चीज जानिए ध्यान से यहाँ पे
जो ग्रेजुअल लोड होता है, जितना भी आप पढ़े हैं ना आज तक सोम में, जैसे ध्यान समझिएगा, आपने कहा कि सर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बात समझ रहे हैं? तो किसी भी बॉडी के अंदर ना, कोई बॉडी होगी तो वो 150 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम का स्ट्रेस ले सकती है। अगर आपने ऐसा कहा कि वो बॉडी ये स्ट्रेस ले सकती है, तो इसका अर्थ समझिएगा, इसमें अंतर क्या है, या मैं क्या कहना चाहता हूं, जानते हैं ये कैसे स्ट्रेस लगा होगा? आप जो है लोड जो है, अगर आपको फेंका जाए तो आप लोड कितना कैच कर सकते हैं? जैसे आपको कहा कि 50 केजी उठाना है, तो आप 50 केजी रख के धीरे धीरे उठाएंगे, उड़ जाएगा। आप 50 केजी आपके ऊपर ऐसे फेंक दिया जाए तो हो गया कल्याण। तो उस 50 केजी और इस 50 केजी में अंतर क्या था? फर्स्ट 50 केजी वॉज ग्रेजुअली, आपने उसको धीरे धीरे उठाया था, प्रयास करते हुए अपनी क्षमता को बढ़ाया था। लेकिन वही 50 केजी आपके ऊपर फेंक दिया जाए, सडनली फेंक दिया जाए, तो क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर? आप फेल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? या अच्छा, फिर भी हल्के झटके से मान लीजिए उठाया नहीं गया, रख दिया गया आपके ऊपर, ऐसे ले जाकर रख दिया गया, तीनों में अंतर है। सडन और इंपैक्ट में भी थोड़ा सा अंतर है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहा हूं, एक बार मैंने बता रखा है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर ऊर्जाओं में असर ज्यादा नहीं पड़ता है। फिर भी मैं आपको एक हिंट बता दूं, किसी चीज को उठाए, सामान को ऐसे इसको पकड़ के मार्कर को ऐसे उठाए हैं, ग्रेजुअली उठ रहा है, इसको ले जाके अचानक यहीं रख दिए, इसको नहीं, मार्कर को नहीं, सपोज मैं मार्कर के बाद 3-4 मार्कर रख रहा हूं, मैं आपको और चीजें समझा रहा हूं इस टाइप से, देखिएगा अभी। ये मेरा हाथ है, इस पर एक लोड रखे, फिर दूसरा रखे, तीसरा रखे, ग्रेजुअल लोड लग रहा है हाथ के ऊपर, हाथ के ऊपर ग्रेजुअल लोड लगा है, तीनों ले जा करके चुपचाप ऐसे रख दिए, सडन लोड लगा है, तीनों ले जाकर रख दिए, सडन लोड लगा है, तीनों उठा के ऊपर से छोड़ दिए, इंपैक्ट लोड लगा है। सडन में धीरे से इकट्ठे रखा जाता है, इंपैक्ट में ऊपर से छोड़ा जाता है। हाइट कंपलसरी है इंपैक्ट में, जिससे टकराते समय हाथ से उसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी हो। ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर कह रहा हूं ना, कम बोलूंगा, लेकिन आपको इन तीनों के बारे में जानना है। क्यों जानना है पता चलेगा स्ट्रेन एनर्जी में क्यों जानना है। आपको यह पता चला कि सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए जो लोड लगता है, या कोई भी जितना भी आप सोम में स्ट्रेस, कोई मटेरियल इतना झेल सकता है ना, ग्रेजुअल इतना झेल सकता है, इंपैक्ट और सडन में वो बहुत पहले जवाब दे देगा। बात समझ आ रही ना? कोई भी मटेरियल जो स्ट्रेस लेने की क्षमता सोम में उसकी बताई जाती है ना, वो उसकी कौन सी स्ट्रेंथ होती है? ग्रेजुअल लोडिंग की बात होती है। जितना भी स्ट्रेस वगैरह लेने की बात होती है, ग्रेजुअल होती है। तो स्ट्रेन एनर्जी भी किसी मटेरियल की जब आंकी जाती है कि कितनी हो सकती है, तो वो भी किसके बारे में बात की जाती है? ग्रेजुअल के बारे में बात की जाती है। बात सुनो, वो भी किसके बारे में बात की जाती है? ग्रेजुअल के बारे में बात की जाती है। क्लियर है? अब हम लोग एक चीज समझिएगा जरा, कि ग्रेजुअल में और इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? अब भार की 3 स्थितियां हमने बताई, भार की 3। तो ग्रेजुअल के केस में होता क्या है? ग्रेजुअल लोड के केस में जब पहला कंडीशन अगर देखें हम लोग, कर्व खींचे, और हम लोग कर्व खींच रहे हैं लोड और डिफॉर्मेशन का कर्व, ठीक है ना? लोड डिफॉर्मेशन कर्व, ये लोड डिफॉर्मेशन है, एक एक्सिस पे लोड को दिखाया गया, दूसरे पर डिफॉर्मेशन। लोड को धीरे धीरे बढ़ाया गया तो समय के साथ डिफॉर्मेशन भी होती गई, लोड के साथ साथ डिफॉर्मेशन होता गया। ऐसे को कहते हैं कि ये जो है आपका शो कर रहा है, ये ग्रेजुअल लोडिंग को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? ग्रेजुअल लोडिंग को शो कर रहा है, ठीक है ना? अब दूसरा एक और स्थिति थी, उसमें ध्यान समझिएगा कि लोड धीरे धीरे, लोड पहले कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए, डिफॉर्मेशन होता है। इकट्ठा लोड ले आकर रख दिए किसी चीज पे, तो डिफॉर्म तो वो धीरे धीरे ही होगा ना। ये बताओ, लोड किसी चीज पर लगा रहे हो बढ़ा, लगा रहे हो बढ़ा, लेकिन इकट्ठा ले जाकर ठोक दिए, तो डिफॉर्मेशन तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। डिफॉर्मेशन उसी पर बढ़ेगा, लेकिन लोड इकट्ठे जाके लगा है। तो लोड इकट्ठे जब लगता है तो लोड तो शुरू में ही जीरो से ऐसे नहीं बढ़ा है, सीधे ही लोड यहाँ पी लग गया। तो यहां पर अगर हम लोग माने कि लोड यहाँ पर कितना लग रहा है आपका, पी लग रहा है, और यहाँ पे डिफॉर्मेशन इसकी कितनी हुई है, मान लीजिए डेल्टा एल हुई है। डिफॉर्मेशन कितनी हुई है? डेल्टा एल हुई है। तो इस केस में क्या होता है, इंपैक्ट या सडन, देखिए इन दोनों का ना ग्राफ एक ही बनेगा, बस अंतर क्या होता है इंपैक्ट में, इंपैक्ट में पहले से काइनेटिक एनर्जी होती है जो लोड होता है उसमें, लेकिन सडन में नहीं होता है, लेकिन ग्राफ दोनों का सेम ही दिखेगा। तो आप यहां पर देखेंगे पी लगा है और डिफॉर्मेशन हुए जा रही है, पी नहीं बढ़ा, पी यहीं लग गया जितना लगना था, और डिफॉर्मेशन हुए जा रही है कहां तक? डेल्टा एल तक। इस कंडीशन में देख रहे हैं
बॉडी पर पी ही लोड लगा, इसमें भी पी ही लोड लगा, इंपैक्ट डाला हमने, इंपैक्ट या सडन डाला तब भी पी लोड लगाया, डिफॉर्मेशन डेल्टा एल हुई, और जो सडन लोड लगा, ग्रेजुअल लोड लगाया उसमें भी पी लोड लगा है और ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन हुई है। एक चीज मैं आपको, कुछ चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ेंगी, मैं उसका डेराइवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, कि जो अगर हम लोग समझे ना तो लोड डिफॉर्मेशन कर्व में किसी भी बॉडी को जब आप दबाते हैं और वो विकृत होता है या खींचते हैं विकृत होता है, एक्सियल लोड की बात मैं ये सब कर रहा हूं, एक्सियल लोड अभी हुआ है। इस केस में ध्यान समझिएगा, इस केस में जो बॉडी का ये जो कर्व है उसके अंदर का जो एरिया होता है ना, वही शो करता है उस बॉडी में संचित ऊर्जा को। अब ये कैसे होता है ये अभी छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है, किसी के लिए भी ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती नहीं। बस एक चीज मैं सिद्ध कर सकता हूं, जेई की क्लास में इस पर खूब एनालिसिस करूंगा कि वाई दिस एरिया सोज, ये कर्व ऐसे गया है ना, कर्व के नीचे का एरिया जो होता है वो स्टोर्ड एनर्जी को शो दिखाता है, स्टोर्ड एनर्जी को शो करता है, स्टोर्ड एनर्जी को शो करता है ये एरिया। बात समझ रही किसी मटेरियल में, जबकि ये कर्व देख रहे हैं आप, इसका ये कर्व इसका कैसा गया है, इसका कर्व ये है, इसका कर्व गया ही ऐसे है यहां से यहां तक, तो इसमें देखिए स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, ये इसकी स्टोर्ड एनर्जी होगी। बात समझ आ रही है, इसके कंपेयर में दोगुना एनर्जी स्टोर हुआ इसके अंदर। किसी भी मटेरियल की ना एनर्जी लेने की एक क्षमता होती है, इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी लेने की क्षमता को रिजिलियंस बोले थे, याद करिए। नहीं याद करेंगे मैं याद दिला दे रहा हूं, सोम में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप नहीं पढ़े होंगे तो वीडियोज कभी मौका मिले तो ऐसे ही देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्चू ऑफ विच इट स्टोर्स एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस। बात समझ में आ रही ना। अब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी। लेट्स टॉक लेटर अबाउट इट। अभी के लिए बात करते हैं कि लोड डिफॉर्मेशन कर्व के अंडर जो ये शेडेड एरिया है वो स्टोर्ड एनर्जी को शो करता है, मतलब it is seen, मतलब ये देखा गया seen that area under load deformation curve is stored एनर्जी इन द बॉडी। किसी भी बॉडी पर एक्सियल लोड लगा हो, एक्सियल क्या, कोई भी, हम एक्सियल की बात कर रहे हैं, एक्सियल लोड लगा हो तो ऐसा देखा गया कि इसके अंदर का एरिया इसमें स्टोर्ड एनर्जी को शो करेगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी इस केस में, देखिए चिंता मत करिए, लिखने का नोट्स पूरा लिखा लिखाया मिल जाएगा। स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग इज half of stored energy due to impact और सडन लोडिंग। इसका मतलब समझें आप बात को, अगर हम लोग इससे ये निष्कर्ष निकालें इन दोनों से, अरे ये इसी के अंदर त्रिभुज तो कटा है, देखिए ना, तो इसका मतलब है कि इस एक बॉडी के अंदर सपोज एनर्जी लेने की क्षमता 150 थी, आप लोड को धीरे धीरे बढ़ाते गए तो वो खूब उसके अंदर जो वर्क हुआ, जैसे आपने स्प्रिंग के अंदर क्षमता 150 की है, आप धीरे धीरे दबाते गए तो वो 100 तक उस पर लोड पहुंचा, अचानक से रखे होते वही 200 होता, क्योंकि इसका दोगुना एनर्जी इसके अंदर ये सेव करेगा। अगर इंपैक्ट डाले सेम लोड, अगर इंपैक्ट सेम लोड मतलब ये पी वही रहता सेम, डिफॉर्मेशन भी वही होता, लेकिन सेम लोड और सेम डिफॉर्मेशन पर स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू दोगुनी हो जाती, कब, इंपैक्ट के केस में। और अगर क्षमता उसकी 150 एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, 150 जूल, 150 किलो जूल, व्हाटएवर एनर्जी का यूनिट वही रहेगा, जूल ही। आप देखिए ना,
मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि लोड इनटू डिफॉर्मेशन का जब खींचेंगे आप, ये डिफॉर्मेशन मीटर में होगा, लोड न्यूटन में होगा, न्यूटन, और ये डिफॉर्मेशन किस में होगा, मीटर में। तो ये बताइए जब इसका एरिया आप लेंगे, तो अभी मैं समझाऊंगा, तो आप क्या लेंगे इस त्रिभुज, अच्छा इसका एरिया लेंगे तो क्या लेंगे, P इंटू एल ही तो एरिया होगा इस आयत का, P इंटू डेल्टा एल। तो P इंटू डेल्टा एल जो एरिया है वो क्या होगा, न्यूटन और मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही तो क्या कहते हैं हम लोग, बताइए, जूल या फिर वर्क डन। तो ये एरिया एनर्जी का ही शो कर रहा है। न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर आपका क्या होता है, यहां भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे ट्रायंगल का, तब भी न्यूटन मीटर ही आएगा। मतलब वो जूल को ही शो कर रहा है, वो एनर्जी को ही शो कर रहा है। फिजिक्स के हिसाब से मैं अभी बातें कर रहा हूं। फिजिक्स में आप जानते हैं कि किसी भी चीज का जो एरिया होता है, वो किसको, कोई भी ग्राफ खींचा जाए उसका एरिया जानते हैं क्या शो करता है, उसका ये लोड और डिफॉर्मेशन, मतलब कोई भी चीज में दो चीजों के बीच में अगर कर्व खींचा गया तो उनके बीच का जो एरिया होता है, वो एरिया जो है वो उन्हीं के प्रोडक्ट को शो करता है। प्रोडक्ट मतलब इनका गुणा, लोड और डिफॉर्मेशन का गुणा करिए, न्यूटन मीटर आएगा, यानी ये जूल को ही शो करे, वो एनर्जी है ही है या वर्क डन है ही है। आपने जो वर्क डन किया वही एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो गया। बात समझ में आ रही नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए ये हमने एक क्वेश्चन आपको बताया, ये क्वेश्चन बड़ा बार बार आता है कि इंपैक्ट लोड में और इसमें संबंध क्या है, तो संबंध होता है हाफ का। संबंध जो होता है वो किसका होता है, हाफ का। अगर उल्टा कहता कि स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग इज ट्वाइस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग। अब मतलब इस अगर स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल इज हाफ ऑफ इंपैक्ट, स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इंपैक्ट इज ट्वाइस ऑफ ग्रेजुअल। ये दोनों बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अरे भैया हिंदी में बोल दे रहा हूं मैं, हिंदी में मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर इंपैक्ट लोड से अगर किसी के अंदर एनर्जी सेव हो रही है तो वो एनर्जी दोगुनी होती है ग्रेजुअल लोड के कारण, या फिर कहें कि ग्रेजुअल के कारण जो एनर्जी आ रही है वो आधी होती है इंपैक्ट लोड वाले के कारण। आई होप द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर नाउ। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अभी तक तो थ्योरेटिकल बात हो रही थी, लेट अस डिराइव अ स्मॉल इक्वेशन फॉर दिस। आप एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने आपको समझाया कि स्ट्रेन एनर्जी कर्व पर कहां शो होती है। स्ट्रेन एनर्जी हमेशा लोड डिफॉर्मेशन कर्व पर होती है। स्ट्रेन एनर्जी जो शो की जाती है वो लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया होती है। अच्छा ये बताइए, यहां पर ये जो एरिया होता है, यहां पर जो ये एरिया होता है, ये जो बचा हुआ एरिया, मतलब अगर लाइक हम इसकी बात करें इस एरिया को, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी। ये तो स्टोर्ड एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी, स्टोर्ड मतलब संचित होता है, स्टोर्ड ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है, किस तरह की है, विकृति टाइप की है, स्ट्रेन एनर्जी है। दिस स्टोर्ड एनर्जी इज स्ट्रेन एनर्जी, strain energy, and this left portion of energy is called complementary strain energy। बात समझ में आ रही ना। अब complementary strain energy से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट मैं आपको बताते चलूंगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्या पता कहां से क्या आ जाए। जो लोग जेई वाले भी देख रहे हैं ना, उनके लिए भी लाभदायक है ये काफी ज्यादा। जेई वाले लोगों के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। जेई वाले लोग भी अगर देख रहे हैं तो उनका स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट काफी हद तक यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्या होता, कुछ बातें मैं यहीं पर लेके चल रहा हूं कि क्या होता, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मैं ये सब मिटा रहा हूं थोड़ा, आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसके बाद का मैटर क्या है। आपको ये सब लिख भी सकते हैं, अपने मन से भी आप नोट कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाते चलूं जरा एक चीज। क्या होता कि ये कर्व जो बना है वो कुछ ऐसा बनता, मतलब ये किसके लिए था, ये लोड डिफॉर्मेशन कर्व जो शो हो रहा है लीनियर, वो इलास्टिक, पहली बात कि ये सारा स्ट्रेन एनर्जी ना इलास्टिक मटेरियल में होता है, प्लास्टिक में नहीं होता है। आटा गूंथा हुआ है, उसको ऐसे लोड लगा के मोड़ दिए, उसमें कहाँ एनर्जी रहेगी, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है। तो एक चीज जान लीजिएगा, स्ट्रेन एनर्जी जितनी भी संचित होती है किसी पदार्थ में, वो इलास्टिक मटेरियल में संचित होती है, प्लास्टिक में नहीं। एक चीज जान लीजिएगा, लीनियर इलास्टिक मटेरियल का ये कर्व है, ये लीनियर इलास्टिक मटेरियल का कर्व था जो सीधा गया था। मतलब इलास्टिक है, यानी हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। दूसरा चीज है कि ये लीनियर है, मतलब लीनियर ही, हुक्स लॉ लीनियर ही कहता है। अगर हुक लॉ को न फॉलो करने वाला मटेरियल हो, ऐसा कर्व हो या फिर कर्व ऐसा हो,
उस केस में ध्यान रखिएगा, ये शेडेड एरिया बनाएगा, बस छोटी सी बात समझ लीजिए, ये शेडेड एरिया बनाएगा। इस केस में शेडेड एरिया क्या होगा, कम, यहां पर शेडेड एरिया ज्यादा, और इसमें आधा आधा था। अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी को, अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग UC से दिखाएं, U कॉम्प्लीमेंट्री, और इस एनर्जी को हम लोग U से दिखाएं, बात समझ में आ रही ना। तो ये कह सकते हैं कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि लीनियर, ध्यान समझिएगा, लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए UC बराबर U होता है। किसके लिए, लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होती है, किसमें, लीनियर इलास्टिक मटेरियल में। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर इसकी बात करें इस कंडीशन में, तो इसमें जब कर्व ऐसा हो, डिक्रीजिंग स्लोप हो, तो उस केस में U इज ग्रेटर देन UC होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वाले से ज्यादा होता है एनर्जी, और इसमें जो है U जो है वो कम होता है, किससे, UC से। ये नॉन लीनियर है। अच्छा, ये आपसे ज्यादा कम नहीं पूछेगा, बोलेगा इन विच टाइप ऑफ मटेरियल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी, तो आप कहेंगे कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ये ऑप्शन आप सही करेंगे, लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ये ऑप्शन आप सही करेंगे, बात समझ में आ रही ना। तो ये आपका हिसाब किताब होता है स्ट्रेन एनर्जी का, छोटा छोटा जो बेसिक क्वेश्चन था, काफी बेसिक क्वेश्चन था। अभी हम न्यूमेरिकल पे तो पहुंचे ही नहीं, फार्मूले पर तो अभी हम पहुंचे ही नहीं इसके, बात समझ में आ रही ना। तो अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी का हल्का फुल्का हिसाब किताब समझ में आ रहा है कर्व पर, तो अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या हिसाब किताब है इसका, ध्यान से देखिए। अब आगे ये सब मैं मिटा रहा हूं बवाला, ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, और उसके बाद देखिए 5 मिनट मैंने आपके शुरू के लिए हैं, लेकिन अब आप मेरे साथ अगर बने रह गए हैं, जो लोग छोड़ दिए क्लास अभी देख करके 5 मिनट बंद कर दिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ अगर बने हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको चीजें किस लेवल पर और कैसे मिल रही हैं, ठीक है। अब देखिएगा जरा हिसाब क्या है आगे का। अब देखिए आगे का हिसाब क्या है। आगे का हिसाब कहता है कि अब हम लोग एक्सियल लोड के कारण स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग पहला करेंगे ये जो आपके टॉपिक है सिलेबस में, अब मैं सिलेबस के बाहर नहीं जा रहा हूं, आप चाहे तो सिलेबस अपना BT UP का निकाल के देख लीजिए। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, लोड लगा किसी मटेरियल पे, और लोड के कारण ग्रेजुअल ही लोड मानेंगे हम लोग पूरा, भले अभी इंपैक्ट का दिखा दिए, पढ़ना नहीं है इंपैक्ट को, इंपैक्ट लोडिंग को बिल्कुल नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है कि इंपैक्ट लोड के कारण जो एनर्जी होती है वो दोगुनी हो जाती है, किसमें, ग्रेजुअल के कंपेयर में, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा, और इसके अंदर का एरिया जो आपका आया, ये लोड है इस पर, ये लोड P है, डेल्टा L डिफॉर्मेशन है, तो एरिया अंडर कर्व जो होगा, एरिया अंडर कर्व जो होगा, स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू होगा वर्क डन, वर्क डन, ये वर्क डन, या फिर इसको कहें स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, ये बराबर होगा हाफ इंटू बेस एरिया, ये बराबर लिखें एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व, ये सब U को हमने इन तीन नाम से दिया, U को हमने बोला वर्क डन, U को बोला स्टेड एनर्जी, U को बोले एरिया अंडर P डेल्टा कर्व यानी लोड डिफॉर्मेशन कर्व, यानी U बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, U इज इक्वल टू हाफ P डेल्टा L या हाफ डेल्टा L P, यही तो U का फॉर्मूला हुआ। वी नो दैट डेल्टा L इज डिफॉर्मेशन, डेल्टा L वी नो दैट डेल्टा L इज इक्वल टू, सोम में पढ़ा है PL अपॉन A, सोम में फॉर्मूला नहीं पढ़ा था PL अपॉन A, किसी भी छड़ की लंबाई को खींचेंगे तो उसमें वृद्धि अगर डेल्टा L हो तो वो कितना होता है, तो लगाया गया लोड P, छड़ की प्रारंभिक लंबाई L, A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, E उसका यंग मॉडुलस, ये जनरल फॉर्मूला है सोम में, आपको मालूम रहना चाहिए, नहीं मालूम है तो ये रट के अभी खाली रही, बड़ा सिंपल सा प्रमुख श्लोक से आया है। तो डेल्टा L इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहां पुट करें इसको, तो U इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू डेल्टा L का पूरा P इंटू L अपॉन A इंटू E, इंटू यहाँ पे क्या है P, बात समझ आ रही ना। अच्छा, इसको ना पुट करके यहां से सीधे ऐसे कर देते हैं कि इसको P बाई A को क्या कहते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस को दिखते हैं सिग्मा, सिग्मा L अपॉन E कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखा सिग्मा L अपॉन, समझ में आ गई बात।
अब यहाँ पे हम दोनों पार्ट में नीचे भी और ऊपर भी a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक यहाँ भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो u इज इक्वल टू हो गया हाफ। एक ध्यान रखिएगा एक चीज का, किसी बॉडी के ऊपर जो बॉडी ये रही होगी वो कैसी रही होगी, सपोज सिलेंडर ही है, ये किसी भी आकार की हो सकती है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, लंबाई l है, और बाद में इसकी लंबाई हल्की सी बढ़ गई और अब उसकी लंबाई हो गई है बढ़ करके यहां से डेल्टा एल, इसमें वृद्धि हुई है, यही तो हुआ होगा इस बॉडी में। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू ही है वो, लोड इस पर क्या लगा है, पी लोड लगा है, यही कहानी था इसका। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर सिग्मा, ध्यान समझिएगा यहाँ पे P बाई ए के साथ और ले लेते हैं एक, और यहाँ पर सिग्मा इंटू सिग्मा हो जाएगा, बचता क्या है इसके साथ में, एक बचा है ये L, और यहाँ एक चीज और बची है, ध्यान से A एक और बचा है, L इंटू ए अपॉन ई है। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है। ये P बाई ए के साथ मिला के सिग्मा बना लिया और L A ऊपर बचे हुए हैं, तो सिग्मा इंटू सिग्मा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, यानी U इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर, L इंटू ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा E। बात समझ में आ रहा है, पूरे यानी U, हियर U इज स्ट्रेन एनर्जी ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अगर पूरे, इसको हम V के फॉर्म में क्यों लाए हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि किसी पदार्थ की कुल वॉल्यूम में जो ऊर्जा संचित हो सकती है वो होती है ये, लेकिन कहें इसलिए अगर हम कहें एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के इकाई आयतन में, तब U बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे में V से, कुल आयतन में एनर्जी इतनी है, अरे हम पूरे आयतन में एनर्जी इतनी है तो यूनिट में कितना हो जाएगा, तो V से भाग दे देंगे तो हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन E। ये एनर्जी का फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का, ये स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला है ये। बात समझ आ रही है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है आपका। बात समझ आ रही है, ये फाइनल फॉर्मूला है आपका, हाफ इंटू दिस एंड सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e होता है, एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e भी लिख सकते हैं इसको आप, एक तरीका है ये। बात समझ में आ रही है ना, एक फॉर्मूला है। दूसरा इसी से आया हुआ है क्या, u बराबर ये भी तो लिख सकते हैं कि हाफ इंटू सिग्मा इंटू, एक तो सिग्मा अलग कर देते हैं उसके साथ ई। तो आप एक चीज नहीं जानते हैं, एक चीज आप और जानते हैं कि सिग्मा प्रतिबल विकृति के, यानी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है। ई क्या है, ये स्ट्रेन है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये ई आएगा, यानी ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कह सकते हैं कि सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल टू स्ट्रेन ई होता है। नहीं समझे बात को, ये स्ट्रेन ई हो जाएगा, ये स्ट्रेन है, तो हाई क्या है सिग्मा अपॉन ई, स्ट्रेन ना लिख दें इसको, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये भी एक फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का। आइए यूनिट वॉल्यूम में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, यूनिट वॉल्यूम के स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको स्ट्रेन एनर्जी का एक्सियल के कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही ना। आइए, सारा जितना भी आप कर रहे हैं वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए है, जितना भी आप किए अभी तक वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल के। कुछ अगर आप अपने से नोट करना चाहते हैं करिए, अदरवाइज नोट्स में आपको मिल जाएगा। 10 सेकंड का समय है, नोट कर लीजिए। मैं हट गया हूं स्क्रीन से, पॉज करके नोट कर लीजिए उसको। और अब हम लोग बात करेंगे कि वही स्ट्रेन एनर्जी किसी बॉडी पर जब मोमेंट लगा हो, मतलब बीम वगैरह पर मोमेंट लगा हो, तब उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी आएगी, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग में देखिए, अगर हम लोग कोई सिंपली एक बीम ले, देखिए जितने टाइप के लोड लग सकते हैं सबके कारण बॉडी में, बस वो बॉडी इलास्टिक बॉडी होनी चाहिए, यानी हुक्स लॉ को फॉलो करनी चाहिए, उन सब के कारण बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी आएगी। कहेंगे सर ये सब बवाला क्या पढ़ा रहे हैं आप, क्या करें बताइए, जब दिया है तो पढ़िए। बवाला इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि हर चीज लगता है उनको कि आराम से निकल जाएंगे, आसान ही है। इससे अगर आसान लेक्चर आपको मिलेगा तो आप पढ़ के हमको भी बताइएगा
कि इसी चीज का लेक्चर इससे आसान मिल जाए आपको। समझिए, बहुत बारीक बातें हैं, आपको बाद में समझ में आएगा कि मैंने क्या बता गया मैं आपको, ठीक है ना। ध्यान से सुनते जाइए। एक बीम को यहां पर देखिएगा ध्यान से, एक बीम को यहां से मैंने लिया और इस बीम पर, चलिए भाई ये है आपका बीम की लंबाई जो है वो L है, इस पर लगा लोड वगैरह जो भी लगा हो, प्योर बेंडिंग का केस हम बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये जो ड्यू टू बेंडिंग है ना, इसमें हम लोग प्योर बेंडिंग की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इसका अर्थ क्या होता है प्योर बेंडिंग का? नो शियर फोर्स, क्योंकि शियर वाला आपके सिलेबस में नहीं है कि जब शियर फोर्स भी आने लगे तब के केस में क्या होता है एनर्जी का इक्वेशन। ये केवल प्योर बेंडिंग के केस में है। इस बेंडिंग पर लोड ना लगाइए, सीधे हम मोमेंट लगा रहे हैं, ये मोमेंट लगा और इसके इफेक्ट में ये बीम ऐसे मुड़ गई, इसके इफेक्ट में ये बीम ऐसे मुड़ गई और पहले ध्यान समझिएगा, इस बीम पर जो मोमेंट M लगा था उस समय इसका कर्वेचर, इस समय थीटा क्या है? 0 है, क्योंकि कर्वेचर कर्व ही नहीं बना है। तो ये कभी भी अगर इसको ले जाके दोनों को सोचेंगे कि मिल जाए, इसका तो मिलेगा, इसका तो ऐसे अगर ले जाएं तो यहां पर इसका थीटा एंगल मिलेगा ना, कि थीटा, और मोड़ेंगे तो देखिए, अगर इसको और मोड़ दें, लाइक इसको ऐसे कर दें, देखिए और मुड़ गया, तो इसका थीटा पहले से ज्यादा होगा। देखिए ये थीटा है, एक ये थीटा है, कौन सा? जितना मुड़ेगी थीटा उतना ही बढ़ता जाएगा, यानी जब नहीं मुड़ी थी तो थीटा 0 रहा होगा। इसको आप रोक के समझिएगा, कर्वेचर जितना बढ़ेगा थीटा उतना ही बढ़ता जाएगा। थीटा मतलब वही। अब इस थीटा का क्या हिसाब है? अगर इसको ऐसे समझें आप ध्यान से, इसको अच्छे तरीके से, तो हम लोग ये कह सकते हैं यहां पे, रुकिए सब हटाइए सबको, बवाला को, इसका हिसाब समझिएगा कुल मिला जुला के। ये बीम जो ऐसे ऐसे मुड़ी आपकी, ऐसे जो बीम ऐसे मुड़ गई, उसमें ये जो इसका एंगल था थीटा, और ये बीम की क्या थी? लंबाई L, और इसका वक्रता त्रिज्या क्या है? ये R है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, बीम की लंबाई L है। एक्सियल लोड में जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे डिफॉर्मेशन होती है, तो एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व, इसमें एरिया अंडर मोमेंट थीटा कर्व, एरिया अंडर मोमेंट, क्योंकि जैसे जैसे मोमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा। नहीं हो रहा है, मोमेंट नहीं था थीटा नहीं था, मोमेंट बढ़ा थीटा बढ़ा, मोमेंट और बढ़ाएंगे थीटा और बढ़ेगा। हमने इसको समझाया। बट इसमें क्या लेते हैं, ये बराबर होता है, सीधे मैं अगर लिखूं, फिर पुराना तो समझ ही चुके हैं, एरिया अंडर मोमेंट थीटा कर्व। सीधा सा इसका डेफिनेशन मैं बोलूंगा बेंडिंग वाले का, ठीक है ना। तो यानी U इज इक्वल टू, इस केस में जो होगा वो होगा हाफ इंटू M इंटू थीटा। क्यों? क्योंकि कर्व खींच लीजिए ना, M जैसे जैसे बढ़ाएंगे थीटा वैसे वैसे बढ़ेगा। तो उसमें अच्छा, M का वैल्यू मोमेंट होता है न्यूटन मीटर, थीटा का कोई डायमेंशन ही नहीं होता, मालूम है ना। ये आर का अपॉन रेडियस दोनों कट के ये डायमेंशन लेस है, तो ये ऑलरेडी मोमेंट न्यूटन मीटर है। मोमेंट का यूनिट जब थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन मीटर मोमेंट का भी यूनिट होता है और एनर्जी का भी यूनिट होता है। यानी मोमेंट थीटा के कर्व भी एनर्जी को शो कर रहा है। कैसे? गुणा करिए मोमेंट और थीटा का, न्यूटन मीटर आएगा, क्योंकि ये न्यूटन मीटर है, ये इसका कोई यूनिट नहीं, 1 है। ये आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर जूल ही होता है, आपको मालूम है। तो यानी ये होगा स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ इंटू M इंटू थीटा। यहां से हम लोग थीटा बराबर वैल्यू रख सकते हैं इसका इक्वेशन को सही करने के लिए। M इज इक्वल टू, M रहने देते हैं, थीटा इज इक्वल टू होता है L बाई आर। अरे ये L चाप बटा त्रिज्या, थीटा क्या होता है? L बाई आर। एक चीज और हम जानते हैं, वी नो व्हाट, वी नो क्या? M बाई आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो हमें काम इस समय इससे है, एफ अपॉन वाई से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी यहां से अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू लें, 1 बाई आर इज इक्वल टू, इसको रहने दें तो ई नीचे आ जाएगा, तो M बाई ई आई आ जाएगा। नहीं आ रहा है, देख लीजिए, ई को नीचे भेजिए, 1 बाई आर इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ 1 बाई आर को रिप्लेस कर रहा हूँ हाफ इंटू एम इंटू एल इंटू 1 बाई आर बचा, उसको मैं लिख रहा हूँ M अपॉन ई आई, यही तो लिख रहा हूं। यानी हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ इंटू एम स्क्वायर एल अपॉन ई आई। ये एनर्जी का है टोटल, पूरी बीम का टोटल एनर्जी ऑफ ए बीम। ये क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ अ बीम, टोटल
एनर्जी ऑफ बीम ड्यू टू प्योर बेंडिंग, ड्यू टू प्योर बेंडिंग। बात सुना, प्योर बेंडिंग की वजह से। अगर हम लोग इसको, ये तो पूरी बीम को लिए, अगर पार्शियल हिस्सा लिए होते, केवल कुछ हिस्सा dx, यही चीज ना, कुछ एक एलिमेंट्री पार्ट, तो उसको लिखते हैं फॉर एन एलिमेंट्री, क्योंकि ये इक्वेशन सही नहीं है ना, ये तो पूरे के लिए आया, ये तो एलिमेंट्री पार्ट के लिए नहीं है। क्यों? इसके पीछे का रीजन देखिए, ज्यादा मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बोलूंगा तो बातें बढ़ जाएंगी, 1 घंटे में नहीं हो पाएगा खत्म। हम सोच रहे हैं 1 घंटे में आपको पूरा चैप्टर खत्म कर दूं, 1 घंटे की चैप्टर है नहीं, बहुत बहुत बवाला है इसमें, लेकिन मैं आपको डिप्लोमा लेवल तक लिमिट करके बता रहा हूँ। फॉर एन एलिमेंट्री पार्ट u इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस पार्ट में मोमेंट जो आ रहा हो, तो m पूरा ना लेके हम लोग लिखेंगे हाफ mx स्क्वायर इंटू l, पूरी लंबाई ना लेके dx अपॉन ei। बात समझ में आ रही ना? और ये हुआ, अब इसी को इंटीग्रेट, मतलब अगर u इज इक्वल टू, अगर सही से लिखें तो हम छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट कहीं तक भी कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट, और लंबाई 0 से लेके l तक हो सकती है बीम की, हो जाएगा mx स्क्वायर इंटू एल अपॉन, यहां पर हो जाएगा 2ei। ये इसका जो है जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, ये इसका क्या है? जनरल इक्वेशन है। क्या? इंटीग्रल 0 टू एल हाफ mx स्क्वायर dx अपॉन एल, नहीं यहां पे क्या रहेगा, dx रहेगा, dx अपॉन ये 2ei, ये जनरल इक्वेशन है किसका? बेंडिंग का। बात समझ में आ गई ना? ये आपका दो ही हम लोगों को दिया हुआ था इसमें, आपके सिलेबस अपना उठा के देखिएगा, बिना सिलेबस देखे मत, सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार मिलाइएगा कि सर ने क्या क्या बोला है स्ट्रेन एनर्जी में। अभी हमने देखा कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग एंड स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू प्योर बेंडिंग, ये दोनों देख लिया। इसका जनरल इक्वेशन भी आपके सामने है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ पूछेगा नहीं। अब हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, बेटिस थ्योरम और कैस्टिग्लियानो 1 डिग्री थ्योरम, या कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम। फिर कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम है जो आपके सिलेबस में नहीं है, कैस्टिग्लियानो केवल आपके में फर्स्ट थ्योरम है। वहां से पूरा एमसीक्यू हो जाए, ये बात मैं आपकी गारंटी देता हूं, हो जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट से, उनको भी 10 से 15 मिनट में वो भी क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए फटाफट से। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए 3 थ्योरम आपको पढ़ने हैं। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ना है आपको, फिर बेटिस थ्योरम पढ़ना है, इट इज आल्सो कॉल्ड रीले थ्योरम, और उसके बाद थर्ड वाला जो है वो आपको पढ़ना है कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, ठीक है ना? अब इन तीनों थ्योरम में पहले सबसे पहले बेटिस थ्योरम पढ़ेंगे। कैस्टिग्लियानो खैर उनसे डिफरेंट है, उनका कोई खास मतलब नहीं है, बट मैक्सवेल पहले सिलेबस में मैक्सवेल पहले लिखा होगा, यानी रेसिप्रोकल थ्योरम, फोर्स रेसिप्रोकल सिस्टम पहले लिखा होगा, लेकिन बेटिस पढ़ने के बाद ही वो समझ में आएगा। तो बेटिस थ्योरम क्या है आपका, ध्यान देखिएगा सब लोग कि ये क्या है और इसका कहना क्या है। ये काफी डिफरेंस है, बस ये जान लीजिए कि स्ट्रेन एनर्जी में इनको देने का अर्थ क्या था, ये यूज होते हैं। बेटिस थ्योरम सबसे पहले हम लोग बात करें, ठीक है ना? हाँ, बेटिस थ्योरम क्या है? तो ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर, देखिए डेफिनेशन तो मैं आपको बोल दूंगा और डेफिनेशन आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगी, पहले समझ लीजिए फिर डेफिनेशन तो नोट्स में लिखा मिल जाएगा यार, ठीक है ना? तो बेटिस थ्योरम सबसे पहला कहता है कि किसी भी बॉडी पर अगर दो या ज्यादा, दो ही की बात फिलहाल करेंगे हम लोग, कि किसी बॉडी पर अगर दो फोर्स सिस्टम काम कर रहे हो, एक P हो और Q हो, तो P के कारण Q का डिफॉर्मेशन, यानी उसमें कुछ वर्क P ने Q के करेस्पॉन्डिंग, जैसे अभी मैं समझा रहा हूं, एक बीम है, सपोज करिए एक बीम है, ठीक है ना? एक बीम है, थोड़ी सी बड़ी बीम बना लेते हैं। बीम पर यहां एक फोर्स काम किया P1, यहां पर एक फोर्स काम किया P2, यहां पर फोर्स काम किया Q1 और यहां पे फोर्स काम किया Q2। इस सब मिलके बीम को डिफ्लेक्ट करेंगे। अब P एक फोर्स सिस्टम है जिसमें कई सारे लगे। फोर्स सिस्टम का मतलब कई सारे फोर्सेज हों और उनके समूह को फोर्स सिस्टम कहते हैं। तो P एक फोर्स सिस्टम है, Q एक है। अगर हम अलग अलग दोनों का इफेक्ट देखें बीम पर, तो एक सेकेंड, पावर कट, वेट अ सेकेंड। चलिए भाई पावर आ गया और तब तक मैंने डेफिनेशन भी लिख दी यहाँ पे। अब आप ध्यान समझिएगा, इसका टाइम का थोड़ा मैंने यूटिलाइजेशन किया यहाँ पे ध्यान समझिएगा। बेटिस थ्योरम ये कहता है कि अगर
P or Q there are two system of forces, then the virtual work done by P force system in going through deformation of Q force system is equal to the virtual work done by Q force system in going through the deformation of P force system. कुछ नहीं समझ में आया, अब देखते हैं कहना क्या चाहता है। P एक सिस्टम है, अगर इस बीम की बात करें, देयर आर टू सिस्टम एक्टिंग ऑन दिस बीम, तो सबसे पहले P सिस्टम को हम लोग देखते हैं। P सिस्टम कहां काम कर रहा होगा बीम पे? P सिस्टम काम कर रहा होगा बीम पे यहां, ठीक है ना। तो ये काम कर रहा होगा यहां पे, और आप यहां पे देखें कि P यहां पे काम कर रहा है, और दूसरा P2 का जो एक कंपोनेंट है P2, जैसे P पूरे सिस्टम में दो फोर्स हैं, पूरे P सिस्टम में दो फोर्स हैं, एक P1 है, दूसरा P2 है। तो ये P सिस्टम डायग्राम हो गया, P सिस्टम, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। और दूसरा हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे Q सिस्टम। चलिए, उसी बीम का है, ये अलग अलग दो तीन बीम नहीं है, एक ही बीम को दो हिस्सों में सिस्टम में हमने तोड़ा, इसको हमने लिख दिया Q सिस्टम। अभी थ्योरम वो भी समझ में आएगा, चिंता मत करिए। जो नहीं समझ में आ रहा ना, जानबूझ के पढ़े हैं कि देखिए समझ में अपने से आ जाता है कि समझाना पड़ता है शर्मा को। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे Q सिस्टम। अब Q वाला फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है, कहीं पर यहाँ एक्ट कर रहा है Q वाला, ये Q1 है, और दूसरा वाला Q कहीं पर यहाँ एक्ट कर रहा है, ये आपका Q2 है। इस P1 P2 के इफेक्ट में बीम में इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ होगा, बीम का कर्वेचर ऐसा हुआ होगा, और ये दोनों Q1 Q2 के इफेक्ट में ऐसा हुआ होगा। कहा ये गया है कि जो P फोर्स सिस्टम है, लाइक P1 और P2 जो है, अगर एक ही होता तो एक ही, अगर दो है तो दो, तीन है तो तीन, जितने भी हैं सिस्टम, वो कितना काम कर, अच्छा जो लोड आई इंटू डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे वर्ड तो डिफॉर्मेशन यूज हुआ है, लेकिन हम डिफ्लेक्शन लेके समझा रहे हैं। ये मोमेंट भी हो सकता था, ये जो फोर्स लगा मोमेंट भी हो सकता था। तो मोमेंट के केस में मोमेंट इंटू थीटा लेते, और लोड के केस में लोड इंटू डिफ्लेक्शन लेंगे, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है ना। ये बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं है, यहाँ पे समझिए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। उसमें कहता है कि P देखिए, P जो लोड लगा तो अपना तो डिफॉर्मेशन वो करेगा, लेकिन P का वर्क डन, वर्चुअल मतलब होता है आभासी, अच्छा बोला है तो वर्चुअल वर्क डन बाय P लोड सिस्टम या फोर्स सिस्टम इन गोइंग थ्रू डिफॉर्मेशन ऑफ Q सिस्टम। P का जो लोड है ना, उसका डिफॉर्मेशन यहां काउंट करना है, मतलब P का जो इफेक्ट है, एक बात है, ये एक बीम है, ठीक है ना, उस पर दो फोर्स, एक P यहां लगा है, एक Q यहां लगा है। एक बात बताइए, अगर Q नहीं होता, समझिएगा, Q नहीं होता तो क्या Q की जगह पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ होता? डिफ्लेक्शन मतलब बीम का डिफ्लेक्ट करना, स्लोप डिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत पढ़े हैं ना। P लगने की वजह से P के नीचे तो डिफ्लेक्शन होगा ही, लेकिन Q के नीचे भी डिफ्लेक्शन होगा। एक चीज सिंपल सी बात है दोस्त, कि अगर P सिस्टम की वजह से Q पॉइंट पर कितना काम हुआ, नहीं समझे, P लोड लगने से Q पर कितना काम हुआ, वो बराबर होगा Q लगने पर जो P पर काम हुआ। नहीं समझे, बता दे रहे हैं क्या है। अगर एक चीज को समझिएगा यहाँ पे, कि P लोड सिस्टम ने Q के उस जगह पर जहां P लगा, वहां पर उसने कितना काम किया, वो सपोज डिफ्लेक्शन क्या किया, x1। दूसरे P वाले ने यहां पर डिफ्लेक्शन क्या किया, x2। Q जब लगता नीचे, तो वो P वाले इस जगह पर डिफ्लेक्शन उसने किया y1, और ये Q2 जो लगा, उसने इस जगह पर जो डिफ्लेक्शन क्रिएट किया, वो किया उसने y2। बात समझ में आ रही ना? यानी इससे क्या सिद्ध हुआ, ये यही कह रहा है कि द वर्चुअल वर्क डन बाय P फोर्स सिस्टम इन गोइंग थ्रू डिफॉर्मेशन ऑफ Q फोर्स सिस्टम इज इक्वल, मतलब P का इस डिफॉर्मेशन पर किया गया वर्क Q के इस डिफॉर्मेशन पर किए गए वर्क के बराबर है। अब पढ़िए, समझ में आ जाएगा। यानी कह रहा है कि P1x1 प्लस P2x2 बराबर होगा Q1y1 प्लस Q2y2 के। ये बेटिस थ्योरम है। ये क्या है? बेटिस थ्योरम है। बहुत पहले फर्स्ट ईयर में, जब 10,000 साल पहले आप पढ़े थे, कि जो एक समांतर चतुर्भुज का नियम होता था, जीवन में कुछ आए ना आए, मैकेनिक्स में समांतर चतुर्भुज जरूर आता था। कहता था कि इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ दैट इज फोर्सेज आर डिनोटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। वो आप पढ़े थे ये वाला नियम?
पढ़ते तो गए लेकिन उसका यूज कभी किए, यूज आगे मिलेगा, तो इसका भी यूज आगे मिलेगा स्ट्रक्चर में। ये होता है, ये तो समझ में आ गया, करना क्या है तो है, अपना काम करे, लेकिन उसका करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। समांतर चतुर्भुज पढ़ के छोड़ दिए थे, फोर्स का रिजोल्यूशन करना देख लिए थे, लेकिन आपका इसका यूज अभी आगे मिलेगा आपको। बस आपको ये जानना है कि P जो वर्क कर रहा है Q के पोजीशन पर, वो बराबर होगा Q जो वर्क कर रहा है वो P के पोजीशन पर। बात समझ में आ रही ना? टोटल क्लियर है? तो ये था आपका बेटिस थ्योरम। अब बेटिस का ही जो सुधरा हुआ रूप है वो है मैक्सवेल रेसिप्रोकल। अब ये क्या है, इस पर बात करते हैं। ये बेटिस थ्योरम तो हो गया, अब मैक्सवेल के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैक्सवेल रेसिप्रोकल सिस्टम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल सिस्टम। ये क्या है? ये कह रहा है ना, ये बेटिस का ही सुधरा हुआ रूप है, ये इसी का सुधरा हुआ रूप है। इसमें बस एक मजेदार बात है, यहां पर अगर P और Q दो फोर्स काम कर रहे हैं, P और Q दो फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां पर P के, अच्छा अगर हम इनको अलग अलग ब्रेक करें, फिर से वही कहानी, अलग अलग ब्रेक करते हैं। P के इफेक्ट में ध्यान दीजिएगा, यहां पर P फोर्स लगा है यहाँ पे P, तो Q पे कोई डिफ्लेक्शन हुआ होगा, यहाँ पे Q पर डिफ्लेक्शन अगर हुआ होगा उसको ले लेते हैं डेल्टा Q P, बताएंगे क्यों। और दूसरा इसका एक P का इफेक्ट देखा, अब हमने इसी पर ले लिया क्या, Q का इफेक्ट, अभी समझा रहे हैं, चिंता मत करिए। Q यहां पर लगा है और उसी के कारण, Q के कारण पूरा बीम डिफ्लेक्ट करेगा। कोई लोड लगता है ना तो पूरी बीम झुकती है, उसके कारण P के नीचे भी कोई डिफ्लेक्शन होगा। और डिफ्लेक्शन एट Q जो है, यहाँ पे डेल्टा क्या है, यहाँ पे डेल्टा PQ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मजेदार बात कि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम कहता है, अच्छा यहाँ डेल्टा Q क्या है, डेल्टा QP, तो डेल्टा Q यानी लिखेंगे डिफ्लेक्शन एट Q, लेकिन किसके वजह से, P के वजह से। फोर्स कोई दूसरा है लेकिन डिफ्लेक्शन Q पर हो रहा है, P फोर्स लगा, डिफ्लेक्शन Q पर हुआ, यानी डिफ्लेक्शन एट Q ड्यू टू P, और डेल्टा PQ क्या है, तो ये डिफ्लेक्शन एट P ड्यू टू Q। नहीं समझे? अरे समझ गए बात को। तो कह रहा, इफ मैक्सवेल में कहता है इफ P एंड Q आर इक्वल, अगर दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल हो। मैक्सवेल में अगर दोनों फोर्स को क्या माना, इक्वल, अगर इक्वल हो, इफ P एंड Q आर इक्वल, देन डेल्टा QP बराबर डेल्टा PQ। कौन सी बड़ी बात थी भाई, कौन सी बड़ी बात थी? अरे पगला हो का, जब P और Q बराबर है तो P जितना यहां लाएगा Q उतना यहां लाएगा, अलग अलग होते तो बेटिस थ्योरम लगाते। मैक्सवेल इज एन स्पेशल केस ऑफ बेटिज थ्योरम इन विच सिस्टम ऑफ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब अब एक लाइन में लिखें कि मैक्सवेल, इसको अब एक लाइन में अगर हम इसको समझाने का, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख दें, कहाँ लिखें, मैक्सवेल रेसिप्रोकल में, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं इसका, आप लोगों को दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, तो मैं ये पूरा मैक्सवेल को समझा दिया हमने। बस सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूं एक लाइन में, यहाँ पे चलिए लग गया Q, यहाँ लग गया P, यहाँ पर लिखो इट इज एन स्पेशल केस ऑफ बेटिस थ्योरम in which मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर इक्वल। मतलब जब दोनों के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बराबर रहेंगे तो दोनों का डिफरेंट जो डिफॉर्मेशन होगा वो सेम होगा। यही कहता है कौन, मैक्सवेल थ्योरम। एंड द लास्ट वन इज कैस्टिग्लियानो 1 डिग्री या कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम। 1 मिनट लगेगा, उसको भी देख लेंगे, इसको जिसको नोट करना है वो नोट करे, अदरवाइज नोट्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप देखिए क्या कहता है ये आपका कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम। कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम कहता है, ये इनका नाम है कैस्टिग्लियानो, ये कुछ है नहीं, ये कोई भूत भविष्य नहीं है, ये एक नाम है, इन्होंने बोला था ऐसा। इन्होंने बोला कि किसी बॉडी की अगर आप स्ट्रेन एनर्जी जानते हैं
और स्ट्रेन एनर्जी तो जानते ही, वो निकालना तो हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले कि बेंडिंग हो तो स्ट्रेन एनर्जी का क्या फार्मूला है, एक्सियल लोड हो तो स्ट्रेन एनर्जी का क्या फार्मूला है। उन्होंने कहा कि अगर किसी बॉडी का आप स्ट्रेन एनर्जी जानते हैं तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लें उसके डिफ्लेक्शन के केस में, उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लें तो वो लोड को शो करेगा। ये कैस्टिग्लियानो का मेथड है फर्स्ट थ्योरम का। सेकंड थ्योरम डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के लिए। फर्स्ट थ्योरम कैस्टिग्लियानो का किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज, पहले ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा, इट इज यूज टू फाइंड ट्रांसवर्स लोड एंड मोमेंट। ये ट्रांसवर्स लोड और मोमेंट बताता है, जबकि कास्टिग्लियानो अब सेकंड वो है नहीं, सिलेबस में नहीं है सेकंड थ्योरम, वो बताता है डिफ्लेक्शन और स्लोप को। यहां ये कहता है कि इफ द यू इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बॉडी, तो वो होगा कितना आपका, तो वो अगर हम लोग लिखें कि डी यू अपॉन, अच्छा यहां पे y को हम लोग लिख लेते हैं डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट, डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर, बीम के किसी बिंदु पर डिफ्लेक्शन क्या है, y है, और स्ट्रेन एनर्जी u है, तो डी यू अपॉन डी वाई बराबर, मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो उस जगह पर लोड की वैल्यू को बता देगा। और आप जानते हैं इसका एक बार और लेते हैं तो लोड की जगह पर मोमेंट बताने लगेगा। बात सुन रहे, यानी डी यू बाई, एक सेकेंड, डी थीटा कर लें तो ये किसको शो करने लगेगा, मोमेंट को शो करने लगेगा। ये डी यू बाई डी थीटा कर लें तो ये मोमेंट को शो करने लगेगा। यहाँ y क्या है, यहाँ y क्या है, डिफ्लेक्शन है, और थीटा क्या है आपका, स्लोप है। ये थ्योरम था, मतलब यही थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, कैस्टिग्लियानो पर किसी बॉडी की स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और डिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में तो वो लोड को बताएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में, देखिए डिफ्लेक्शन का पता है तो फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मोमेंट बता देगा। ये सिंपल सा थ्योरम है कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम। आपसे केवल एग्जाम में इसका नाम पूछा जा सकता है कि क्या है, बस वो लिख के आप चले आएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। स्ट्रेन एनर्जी में जितनी बातें थी वो सारी एक चैप्टर में क्लियर, कुछ एमसीक्यूज करा दूंगा 15-20, कहानी खत्म हो जाएगी इस चैप्टर की पूरी। और उसके बाद अगर आप लोगों ने फटाफट से मुझे प्यार दिया और इस वीडियो को अपलोड होने पर व्यूज ठीक ठाक आप लोग ला दिए तो तुरंत दूसरा वीडियो आ जाएगा। कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करिए, वहां से इसकी नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉइड ऐप आपको इसलिए डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि जो नोट्स इसकी डालूंगा वो एंड्रॉइड ऐप पर ही मिलेगी आपको। आप जाएंगे एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां एंड्रॉइड ऐप जब डाउनलोड होगा तो कोने में आपको एक एरो मिलेगा, वहां पे स्टडी मटेरियल में फ्री में आपको ये नोट्स मिल जाएगी। और मुझे दीजिए इजाजत, प्यार बनाए रखिए, अगला वीडियो आ रहा है, धन्यवाद।